ने भी कहा है, देश में संसदीय परंपराओं के आदर्श के रूप में जानी जाती है। इसी विधानसभा में कई नामचीन हस्तियां निकली हैं। इस विधानसभा ने देश के संवैधानिक परंपरा के 20 पितामह कहे जाने के वाले और उसके रूप में विख्यात आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी जैसे अजात शत्रु दिए हैं। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में विराजमान माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का नाम भी राज्य से जुड़ा है। ये हमारे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है। इस विरासत के विपरीत एक नई ही स्थिति इस बार विधानसभा में देखने को मिली। 8 करोड़ प्रदेशवासियों के हित से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा करने के स्थान पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के बहुमूल्य समय को अनावश्यक विवाद कर शोरगुल में जाकर सदन की गरिमा को गिराया गया है। मैंने पहली बार इस आसन की पीड़ा को अश्रुओं की धारा के रूप में निकलते देखा है। ऐसा दृश्य फिर हमारे सामने नहीं आए, यह संकल्प आज हम सभी को मिलकर लेना चाहिए। अब कुछ दिनों से सदन में सार्थक चर्चा हो पा रही है। इसके लिए मैं किसको धन्यवाद दूं? उनको धन्यवाद दूं जो मेरे सामने विराजमान हैं, या फिर उनको धन्यवाद दूं जो पिछले 2 सप्ताह से अदृश्य हैं। मैं दृश्य और अदृश्य प्रतिपक्ष के दोनों माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सभी सदस्यगण को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के क्रियाशील होने पर शुभकामनाएं देता हूं। किंतु आज ही इस बात का भी अफसोस रहेगा कि यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास व उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया और तत्समय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री राजेंद्र राठौड़ जी का साथ भाजपा विधायक दल सहर्ष उस समारोह में आया। फिर भी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यशील होने के पहले दिन जब लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को आमंत्रित करके पक्ष प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों के सामूहिक भोज का आयोजन रखा गया, तब ऐसे अवसर पर भी राजनीति से प्रेरित हो विपक्ष द्वारा आयोजन का बहिष्कार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप यह कहना चाहता हूं, यह उचित है या अनुचित, यह सभी को अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है कि क्या यहां भी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध कोई इन्हीं के घर का सदस्य षड्यंत्र तो नहीं कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ में उनकी उपस्थिति देश के सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ मंच पर होती तथा उन्हें भी इस साझे मंच के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिलता। ऐसा लगता है कि इससे उन्हें उन्हीं की पार्टी की अदृश्य शक्ति के षड्यंत्र ने वंचित कर दिया। मेरी सहानुभूति हमारे साथी माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार लोगों के हित, नागरिकों पहले की सोच, सिटीजन फर्स्ट के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता
नारी, यानी कि ज्ञान हमारी आंखों के सामने रहते हैं। हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए इसी प्रेरणादायी मूल मंत्र को प्रतिबिंबित करता है। इसी के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे द्वारा विरासत में समुचित संसाधन उपलब्ध हो, इस दृष्टि से प्रदेश में प्रथम बार ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन में वित्त मंत्री, हमारी उप मुख्यमंत्री हमारी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत कर रही थी, तब मेरे साथ ये सभी प्रदेशवासियों ने भी हमारे विपक्ष के साथियों के चेहरे पर उतार चढ़ाव वाले भावों को देखा होगा। किसी भी चर्चा से अधिक तो विपक्ष के चेहरे की निराशा से स्पष्ट हो गया था कि हमारे जन कल्याणकारी बजट में कोई भी कमी ढूंढना इनके लिए संभव नहीं था। अगर इन्हें सही मायने में आमजन की खुशहाली की परवाह है तो उन्हें भी प्रसन्नता के साथ बजट का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा था, अभी भी मैंने देखा और मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया, 28 मिनट तक हमारे प्रतिपक्ष के नेता विधेयक पर नहीं आए, अन्य बातों की बात करते रहे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, बहुत बड़े लंबे अंतराल के साथ, क्योंकि लगातार यहां चर्चा हुई है, डिमांड पर चर्चा हुई है, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने उन विषयों को रखा है और मुझे अच्छा है कि उन्हीं को दोहरा करके आज भी काफी विषय उन्होंने रखे हैं। तो यह चिंता सता रही लगती है कि उन्हें अब ना पक्ष से निकलने का जनता अवसर ही नहीं देगी। जनता को यह कहना है, ये गलियां ये चौबारा या आना ना दोबारा। सभी माननीय सदस्यों ने यह भी देखा कि इस बार बजट में कई दिनों तक तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता को उन्हीं के साथियों के कारण सदन में बोलने का अवसर ही नहीं मिला, और जब उनकी यह दुविधा समाप्त हुई तब से लगता है वे अपने खोए समय की भरपाई करने के लिए प्रत्येक बिंदु पर एक प्रश्न पर बोलने का प्रयास करते हैं। किंतु जिस आधी अधूरी तैयारी से वे तथा प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्य सदन में अपनी बात रख रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि उनकी पूरी तैयारी ठीक प्रकार से नहीं है। उनको अभी और तैयारी करनी चाहिए। अच्छा होता कि आप सब कम से कम सही तथ्य पता करने के बाद ही अपनी बात माननीय सदन में रखते। एक नई बात अध्यक्ष महोदय मैंने और देखी है, नेता प्रतिपक्ष को आजकल अपना अलवर क्षेत्र छोड़ पड़ोस के हमारे भरतपुर से अत्यधिक लगाव हो गया है। अपनी हर बात का दृष्टांत उन्हें भरतपुर ही दिखाई देता है। यह कृपया मुझे यह बता दें कि यह इनका भरतपुर के प्रति लगाव है या मेरे प्रति लगाव है, या फिर मेरे बंसी वाले ने इन्हें भी भरतपुर की ओर आकर्षित कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर अर्थव्यवस्था को 5 वर्ष में, हमारे साथी कई कह रहे थे और उनका भी मैंने सुना है कि वो एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सपर्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन एक्सपर्टों को जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, उनको किसी तरह का भाव नहीं दिया उनको, और जब भाव नहीं दिया तो उन्होंने दूसरे काम में भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको भाव नहीं मिला। लेकिन वो एक्सपर्ट दिखाने से पहले बोलने से नहीं होता है। यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता देखती है, कोई भाषण को सुनने के लिए नहीं, आपके काम कहां पहुंचा है इसे देखने के लिए राजस्थान की जनता इसे देखती है कि हमारा किसने काम किया है। अर्थव्यवस्था में 5 वर्ष $350 बिलियन तक ले जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं।
जब प्रतिपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में कोई सार्थक चर्चा नहीं कर पाए तो मात्र किस वर्ष में जीएसडीपी कितनी हो पाएगी तथा 350 बिलियन किस वर्ष पहुंच पाएगी, इस संबंध में केवल आंकड़ों को लेकर बैठ गए हैं। मैं माननीय सदन को हमारे आंकलन के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं। आप सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए और इसके बाद भी बता दीजिए, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, हमारा काम ऐसा नहीं होगा कि कोई उंगली उठाने वाला पैदा हो जाए। हम बात करते हैं अंदर से और वो करते हैं जो करके दिखाते हैं। हम राजस्थान की जनता का जो विश्वास लेकर के आए हैं, हम इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस संकल्प के साथ इस सदन में आए हैं उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 में जहां जीएसडीपी 17,04,339 करोड़ रुपए यानी कि $197 बिलियन रहेगी तथा वर्ष 2025-26 में इसके बढ़कर 19,89,835 करोड़ रुपए अर्थात $230 बिलियन हो जाने का अनुमान है। और इसी प्रकार वर्ष 2028-29 में जीएसडीपी का आंकड़ा 30,26,290 करोड़ यानी $350 बिलियन हो जाएगा। $350 बिलियन। आप लगा लीजिए आंकड़ा। किंतु यदि हम जीएसडीपी की वर्तमान वृद्धि दर से आंकलन करें, वो भी बता रहा हूं, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेगी। हमारी डबल इंजन की सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप हमें पूरा विश्वास है कि अपने सभी लक्ष्यों को न सिर्फ समयबद्ध रूप से वरन समय से पूर्व प्राप्त करने में सफल होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि हमारे प्रयास से प्रदेश की जीएसडीपी में वर्ष 2025-26 गत सरकार के अंतिम वर्ष के विरोध 30% से अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से निवेश को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस संबंध में कहा है कि हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है और यह कॉम्बो है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट का और डेवलपमेंट से डिग्निटी का। हमारा भी प्रयास है कि हम प्रदेश के युवाओं का स्वाभिमान बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश का विकास तथा रोजगार के अवसर का सृजन सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। ये बड़ी उसकी मजाक करते हैं। कई साथियों को मैं देखता हूं, जब इसमें कुछ था ही नहीं राइजिंग राजस्थान में, तो आपने क्यों किया, जरा इसको भी बता दें मुझे। जब राइजिंग राजस्थान में है ही नहीं, तो जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों किया। फर्क सिर्फ इतना था, आपने अंतिम साल में दिखाने के लिए किया था और हमने प्रथम वर्ष में राजस्थान की जनता को करने के लिए। आप कर रहे हैं जब तो अच्छा हो रहा है, हम कर रहे हैं तो राइजिंग राजस्थान ठीक नहीं है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं आगे बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या राइजिंग राजस्थान में किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश में निवेश वहां नीतियां के लिए तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति के आधार पर ही आता है। समिट के माध्यम से देश विदेश के उद्यमियों को राजस्थान की स्ट्रेंथ तथा कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम के
संबंध में जागरूक कर निवेश करते हुए विकास में भागीदारी बनने के लिए आमंत्रित किया जा सका है। इस आयोजन में 32 से अधिक देशों के उद्यमियों के साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों से भी उद्यमियों ने भाग लिया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस आयोजन में पूर्व 10 नीतियां तथा नवीन निवेश प्रोत्साहित योजना लाने, सिंगल विंडो को सुदृढ़ कर सेवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही 6 माह का गहन आउटरीच प्रोग्राम करने के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू संभव हो पाए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा नीति कौन बनाता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, जिनके मन में चेहरा देख करके काम करने की होती है और एक नीति के आधार पर काम करने की स्पष्टता होती है, वो निश्चित रूप से पूरी तरह से दिखता है। वर्तमान सरकार ने जो जारी की गई नीतियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो नीतियां हैं, राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान 1 जुलाई 1 उत्पादन नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स एंड रियलिटी नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपरेल पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति। ये नीति बोल आता है जिसके मन में करने की तमन्ना होती है और वो करना चाहता है। और माननीय अध्यक्ष जी, 70 साल से इस देश के अंदर जिस तरह का होता आया है वो आपने देखा है। 70 साल उस गरीब के नाम पर उसको ठगा गया। 70 साल के अंदर उनके प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पैसे, अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 100 रुपए भेजते हैं, 100 रुपए जाता है, 100 रुपए जाता है। ये हमारी नीतियों का खेल है, हमारी नीतियों का खेल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान का आयोजन सरकार के पहले ही वर्ष में किया जाना हमारी नीयत को दर्शाता है कि हम इन निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं। हम कांग्रेस सरकार की तरह मात्र चुनावी फायदे लेने के लिए दिखावे के काम नहीं करते, जिन्होंने अपनी सभी कार्यकालों को मिलाकर भी एक ही बार निवेश लाने का प्रयास किया, वो भी सरकार के अंतिम चरण में। कभी नहीं किया। अंतिम चरण में आपने देखा होगा कार्यकाल के अंतिम चरण में लेकर के आए। मैं इस क्रम में आंकड़ों का भी जो भ्रमजाल प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया, उसका उत्तर तथ्यों के साथ देना चाहूंगा। कांग्रेस की विगत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किए गए इन्वेस्टमेंट समिट 12,84,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए तथा उसमें भी मात्र 3% से भी कम लगभग 30,000 करोड़ रुपए के ही निवेश का कार्य पूर्ण हो पाया था। और इसकी तुलना में हमारे प्रथम वर्ष में ही 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए, जिनमें 2,24,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयू कार्य का प्रारंभ हो गया है। उसकी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फोटोज हैं, हर महीने स्वयं मीटिंग करता हूं। ये 2,24,000 करोड़ के काम धरातल पर आ गए। मैं आगे वो भी बताना चाहता हूं जो प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा, 2,24,000 और प्रारंभ हो चुका तथा 30 मार्च राजस्थान दिवस के अवसर पर चैत प्रतिपदा के दिन भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हमारी ये तिमाही है, हमने राइजिंग राजस्थान को भी तिमाही में बांटा। हमारा दिसंबर में हुआ था, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में तिमाही हमारी होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारा 2,24,000 का है, 3 लाख करोड़ रुपए के हमारे 30 मार्च तक पूरा करके हमारे हो जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए से भी पार हो जाएंगे। और इनकी अगर ग्राउंड भी सुनिश्चित कर ली जाएगी, इन कार्यों की ग्राउंडिंग भी सुनिश्चित कर ली जाएगी, यानी इनके समय से
हमारा एक साल में 10 गुना होगा, 30 लाख और 3 लाख, 10 गुना होगा। ये देख लें एक बार। मेरे स्वयं के द्वारा एमओयू के संबंध में क्रियान्वित हेतु प्रत्येक माह निर्धारित तिथि की रिव्यू किया जाता है, जिसका परिणाम सभी के सामने है। मैं विपक्ष के सदस्यों को भी कहना चाहूंगा कि काश उनकी सरकार में भी ऐसी ही मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई होती, मगर उस समय तो इनके लोगों को जनहित के काम के लिए फुर्सत ही नहीं थी। अगर यह मॉनिटरिंग होती तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिलता। मैंने राइजिंग राजस्थान 2024 के समय ही आगामी समिट की तिथियां आप कह रहे थे कि अभी कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमने आगामी समिट की तिथियां भी 9 से 11 दिसंबर 2026 तय कर दी हैं। अगला हमारा राइजिंग राजस्थान उसमें होने वाला है, इसकी घोषणा भी कर दी है। इसके साथ प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में जनता के सामने निवेश की प्रगति का ब्यौरा देने का भी ऐलान कर दिया था। हमने कहा हर साल उसी तिथि को हम राजस्थान की जनता को दिखाएंगे, हमारे एमओयू कितने हमारे धरातल पर आए, ये काम भी हम करेंगे। इसी क्रम में हमारे द्वारा एमओयू को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत यथार्थ स्थिति पता रहे, इस दृष्टि से मौके की स्थिति को फोटो अपलोड करने का प्रावधान भी रखा गया। और जो जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये भी हमने प्रावधान रखा है कि जैसे ही हमारा एमओयू धरातल पर आएगा, उसके फोटोज भी हमारे कंप्यूटर पर पूरी तरह से आ जाएं, जिससे कितना काम किया है और उसकी फिजिकल भी उसको जाकर के देखेंगे किस तरह से काम चल रहा है। हमारे द्वारा निवेशकों के प्रस्तावों को गुणागुण पर परीक्षण कर ही पूर्ण पारदर्शिता से भूमि आवंटन किया जाता है, ना कि आपके समय में चेहरा देख करके आवंटन किया जाता था। आवंटन की प्रक्रिया कैसी थी? जो आ गया हमसे आके नमस्कार कर ली, दोस्ती कर ली, उसको तो वो भी आवंटित हो जाती थी। हमने नीतियों के आधार पर भूमि आवंटन करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश के विकास को स्वरूप मानते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के सपने को साकार करने में भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश के कोने कोने में विकास सुनिश्चित करने के लिए राइजिंग राजस्थान अंतर्गत जिला स्तरीय आयोजन भी किए हैं। हमारा उद्देश्य बड़े निवेश के साथ ही एमएसएमई के माध्यम से अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एमएसएमई पॉलिसी तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ओडीओपी पॉलिसी भी लाई जाकर उचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि इन जिला स्तरीय आयोजनों में 2,75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हुए हैं। राइजिंग राजस्थान के क्रम में ही प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को भी पंख लगाने के लिए, क्योंकि आपने देखा है माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान देश नहीं दुनिया में पर्यटन की दृष्टि से पहला राज्य है। हमारा पर्यटन की दृष्टि से हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है और उन संभावनाओं को देखते हुए उसको पंख लगाने के लिए आईफा जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया है। मैं इस बात की खुशी है कि आईफा के वैश्विक मंच से हमारे रंग बिरंगे प्रदेश की संस्कृति, हमारी वास्तुकला, हमारी शिल्पकला, लोक कला और ऐतिहासिक विरासत की प्रशंसा हुई है। आईफा के आयोजन से जहां एक और राजस्थान में पर्यटनों के क्षेत्र में बूम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी आईफा के योगदान की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। परंतु दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष कई माननीय सदस्यों ने आईफा जैसे आयोजन पर भी कई प्रकार की अनर्गल टिप्पणी कर डाली है, क्योंकि वो उनकी पुरानी आदत है। इसी प्रकार सदन में राइजिंग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भरतपुर के एक होटल के बारे में बिल्कुल ही गलत तथ्य प्रस्तुत कर उसके आधार पर समस्त एमओयू पर प्रश्न चिन्ह लगाने का भ्रामक प्रयास भी किया गया है। यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, क्योंकि मैंने कहा था इनको प्रेम है भरतपुर से, इनको भरतपुर से प्रेम है। इस संदर्भ में सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जिस होटल का निर्माण पूर्ण होकर उसमें मीटिंग करना तथा मिथ्या एमओयू करना बताया गया, वही सत्य है। यह है
कि उस होटल के प्रमोटर्स द्वारा पार्टनरशिप में एक नया होटल लाकर उसमें 30 करोड़ रुपए का नया निवेश प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रतिपक्ष को इस प्रकार के प्रदेश टूरिज्म इकाइयों की स्थापना व उनसे मिलने वाले रोजगार से भी आपत्ति है? मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे राजस्थान में, बड़ी बात छोड़िए, अगर एक हाईवे के किनारे अगर कोई ढाबा लेकर भी आता है, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। और उसका स्वागत क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ढाबे पे काम करने वाला आदमी है उसको काम की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, एक बार उस गरीब की तरफ जरा देखो, गरीब के कहने से कुछ नहीं होगा। उस गरीब के आंसू की तरफ देखो, उस गरीब व्यक्ति को जो वहां जाकर के काम करेगा और उसको दूसरा कोई वो काम नहीं दे सकता, वो ढाबा वाला उसको काम देता और उसको काम जाके करता है, उसके माँ बाप को और उसके परिवार को रोटी मिलती है। ये छोटा काम नहीं है, ये हमारे उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है काम जहां वो उसको आवश्यकता है। लेकिन हम मजाक उड़ा लेते हैं, छोटे काम होता है, जिलों में किस तरह से काम होता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े काम करने की आदत है, बड़े बड़े होटल बनाने की, मॉल बनाने की, बड़े बड़े काम करने की आदत है। वो आगे और बताऊंगा मैं क्या क्या आदत है, वो भी आ रही हैं। किंतु आमजन के हित के आड़े आने पर तो उनका कहना चाहूंगा, हमसे बैर रखो या ना रखो ये आपकी है मर्जी, लेकिन जनहित के कार्य में सहयोग करो ये हमारी है आपसे अर्जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जो जैसा होता है उसे दूसरे में भी वैसा ही दिखाई देता है। क्या है कि जो आदत होती है, मैंने एक बार सुनाया था, मैंने कि किसी का, मैंने पिछली बार भी सुनाया था, किसी को बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा था, अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मैं वैसे ही नाम भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई अच्छा था, उसका ठीक प्रकार से घर चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी उसको परेशानी हो गई, और परेशानी हो गई तो कई लोग विश्वास करते हैं, कई नहीं करते हैं, तो कोई हनुमान जी के पास जाता है, तो कोई भोले बाबा के पास जाता है, कोई ठाकुर जी के पास जाता है, कोई माता जी के पास जाता है, तो वो जाते हैं कि मेरे दिन कब अच्छे आएंगे, तो किसी को हाथ दिखाता है, किसी के पास जाता है। वो व्यक्ति भी गया, वो जाकर के जब किसी के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति के पास पहुंचा कि मेरे को भी परेशानी है, मेरी परेशानी देखिए। उनका आइए बैठिए आराम से, उन्होंने बैठाया, उनका देखा, चेहरा मोहरा देख करके उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए। बोले साहब मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं। बोले आप चिंता मत करिए, 3-4 महीने में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा कि मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होगा, मैं 3-4 महीने में कैसे ठीक हो जाऊंगा, कैसे मेरे को अच्छा लगेगा। वो बोले ऐसे ही हो जाओगे, कैसे हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये जो जब चल रहा है वो सब आपकी आदत में आ जाएगा। तो माननीय मैं प्रतिपक्ष के नेता कहना चाहता हूं, माननीय मैं कहना चाहता हूं, कुछ बातें आपकी आदत में आ गई हैं और ये लंबे समय से आदत में आ गई हैं, क्योंकि जो जैसा करेगा, जैसा उसकी समझ में वो ही आएगा। ये आपका खोट नहीं है, मैं देख रहा था, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता हमारे कुछ कह रहे हैं, एक दिन पहले अध्यक्ष जी के पास जाकर के कह रहे हैं नहीं साहब अच्छा है, आइए आप भी आए, हम भी आए। अरे हमको पता है भाई, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी को भी पता था। लेकिन एक बात बताइए, मैं सिविल लाइन में आप रहते हैं, कितने लोग उनका उद्घाटन कर गए, कितने लोग उसमें पूजा कर गए, कितने लोग निकल गए, आपको पता नहीं होता है क्या? लेकिन आप जब जाते हैं उसमें तो क्या पूजा पाठ नहीं करते हैं? क्या उसमें किसी को बुलाते नहीं हैं? अरे भाई उन्होंने पूजा पाठ कर ली, हमारे अध्यक्ष जी ने अगर उसमें पूजा पाठ का कार्यक्रम रख दिया तो क्या दिक्कत हो गई? और हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है आप आएंगे, चलिए। हमने पूछा अध्यक्ष जी से, हमने पूछा हमारे संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा नहीं साहब आएंगे, हमें चिंता थी। अब आप हमें कहते हैं कि हमें साहब आप कुंभ नहीं ले गए। भाई आपकी आदत तो ऐसी है, हम कैसे करें?
अगर हम आपसे हमने पहले भी मेरे निवास पर मैंने एक कार्यक्रम रखा था, मैंने आप सभी को बुलाया, मेरे 3-4 साथी गए थे, मेरी सुन लीजिए, मेरे यहाँ से सब गया, रफीक जी मेरे यहाँ गए थे, सरवर जी मेरे यहाँ गए थे, और शायद और बुढ़ानिया जी मेरे यहाँ गए थे, सब लोगों को बुलाया मैंने। देखिए आपको सूचना होगी, मेरी बात सुनिए, आपको सूचना होगी, नहीं तो आपके पीओ को सूचना होगी, निश्चित रूप से मैंने बुलाया, और नहीं बुलाता तो रफीक खान जी और बुढ़ानिया जी और वो नहीं पहुंचते, सरपंच जी 5-7 लोग पहुंचे थे पार्टी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मानिए रहिए, जब भी सदन का नेता बुलाता है हम जाते हैं, पर बिना बुलाए तो हम कभी नहीं जाते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने तो आपको यहां तक कहा, आप बता दीजिए, मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको घर पे बुलाया, आपने फोन नहीं किया, मैंने फोन किया था आपको मैंने घर पे बुलाया, और घर पे मैंने इसलिए बुलाया आपको क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि नहीं कहा कि माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं आप, मेरे को देने में शायद आपके साथी संकोच करें, आप मेरे को जो आवश्यक काम है, जो जनता के हित के काम है, क्योंकि हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है, हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा आपके सदस्यों की कोई इस तरह की बात हो विधानसभा की, तो वो काम मेरे को दे दीजिए, मैं उनको मेरे बजट में समाहित कर लेता हूं, ये मैंने आपको बुला करके कहा। और मैं इसलिए नहीं, मेरे को उस दिन दुख हुआ, मेरे को इसलिए दुख हुआ कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता का होना, आप सदस्यों का आना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत आवश्यक है। और हमने ये भी कहा, अगर आप हमें इस बात के लिए हमें कहा था कि हम जाएंगे, हमने तो उस दिन भी कहा कि आप चलना चाहें, लेकिन आपकी तरफ से पॉजिटिव बात है ना, हम तो बिल्कुल तैयार थे। अरे जब हम और लोगों को, राजस्थान के सभी लोगों को राजस्थान मंडपम बनवा करके उसमें सुविधा देने का काम कर रहे हैं, आप तो हमारे साथी हैं, आपको तो हम अपने साथ बैठा करके लेकर के जाते हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और दूसरा मैं और कहना चाहता हूं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि गत सरकार ने अपनी लगभग 50% घोषणाओं पर कार्य ही प्रारंभ नहीं किया, मात्र खोखली हवाई घोषणाएं तक सीमित रह गए, और जनता भी इनसे पूछते पूछते थक गई, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, जनता भी पूछ रही है। और अभी कई मेरे पास आए, कई लोगों ने कहा, मेरे से कहा साहब घोषणा तो हमारी 22-23 की है, लेकिन वो साहब काम प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने कहा आप मेरे को दे दीजिए, मैं काम प्रारंभ करा दूंगा, चिंता मत करिए। हम बड़े दिल के लोग हैं, इधर जो बैठे हैं ये राजस्थान की जनता के हित के लिए काम करते हैं। कभी मत सोचिए, मन में ये धारणा मत करिए। और आज भी मैं सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता के हितों को कभी हम कुठाराघात नहीं होने देंगे। आप भी अगर उचित मांग लेकर, जनता के हित की मांग लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्राम सड़क योजना चलाई थी, उन्होंने एक भी गांव ये नहीं देखा किसका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाद्यान्न सुरक्षा में किसी को पूछा नहीं ये कौन है। और आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कभी आपका संपर्क नहीं हो पाया। एक देश के नहीं, दुनिया के ऐसे एक संगठन जो सिर्फ समाज हित के जीता है, उनकी 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई, उन्होंने अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। आप उनके लिए बात करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की होड़ करे। उनके अंदर हम देखते हैं, हमारे जब हम देखते हैं 10-10, 20-20, 25-25, 40-40 साल हो जाती हैं, लेकिन हम उनकी जाति का कभी पता नहीं कर पाते हैं कि ये किस जाति के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों पर इस तरह की बात करना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी मानसिकता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे,
किंतु ये इन सारी चीजों को आप भूल गए। उन्होंने कितना काम करते हुए इस देश और समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस वो मां भारती के सच्चे भक्त के रूप में काम कर रहे हैं। और हम यहाँ हमारे कार्य के लिए जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से मन में पीड़ा इस बात की होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कार्य करने की गति के कारण लगातार न सिर्फ घोषित कार्य स्वीकृत हो रहे, अब तो धरातल पर भी आ रहे हैं। गत बजट की घोषणा की प्रगति, जहां मेरे द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिए गए जवाब 7 फरवरी 2025 के दिन 62% थी। आप प्रगति रिपोर्ट बता रहा हूं अभी आपको सदन के समय की, 62% थी। और 19 फरवरी को जिस दिन बजट पेश हुआ था वो बढ़कर के 73% हो गई। और माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि ये प्रगति आज जब मैं बोल रहा हूं तो ये 82% हो चुकी है, 82% हो चुकी है। इससे भी ज्यादा हर्ष आप सबको यह जानकर होगा कि इस बजट की भी, जो अभी बजट वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ है, उसकी भी 68 घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। 68 घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। बस 2025 प्रारंभ भी नहीं हुआ और घोषणाओं की क्रियान्विति भी हो गई। अगर मैं इनकी घोषणाओं की क्रियान्विति बताऊं तो आपको मैं बता सकता हूं कि कितनी है। कांग्रेस के 5 वर्ष में 4148 घोषणा में से लगभग 1921 घोषणाएं अपूर्ण हैं। और ये अपूर्ण हैं 1900। मेरे साथी कहीं भी आप मेरे पास आते हैं कि ये घोषणा, जैसा कि मैंने बताया, और आपके भी आते हैं कि हमारे समय में घोषणा हुई थी, ये 19 में हुई, ये 20 में हुई, ये 21 में हुई, ये 22 में हुई। क्या हो गया अध्यक्ष जी, क्या है ये? बातें तो बहुत करते हैं लेकिन करके दिखाना पड़ता है, जमीन पर जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने पंचायतों को दिए ग्रांट, सामाजिक पेंशन आदि का उल्लेख करते हुए फंड रिलीज की समस्या का बिंदु उठाया। मैं आपके माध्यम से सदन को गत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में अपने समय के दायित्वों का भुगतान न कर लंबित छोड़ देने संबंधी प्रमुख मदों के विवरण अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतों को राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग के 2180 करोड़ रुपए का भुगतान किया ही नहीं। 2180 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। वृद्ध, असहाय, विधवा किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1443 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। किसानों के कल्याण की योजनाओं में 1316 करोड़ रुपए का भुगतान कहां हुआ, ये तो बताएं। मनरेगा के 896 करोड़ रुपए का भुगतान किसको करना था, ये तो बताएं। बच्चों को शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 728 करोड़ रुपए का भुगतान ही भूल गए कि हमें इसका भुगतान करना है। बच्चों के पोषाहार का भुगतान 353 करोड़ रुपए का कहां हुआ। अनाथ बच्चों को पालनहार योजना के 136 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। जल जीवन मिशन के 1755 करोड़ रुपए जारी ही नहीं किए। कर्मचारियों से संबंधित 2924 करोड़ रुपए का भुगतान भी नहीं किया। अब क्या इसका जोड़ भी आपको बताना पड़ेगा? ये जोड़ बता के कितना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार 16,500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किए बिना ही विदा हो गई। ये भुगतान ही नहीं किया। इस विवरण से यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि इनकी सरकार काम करती ही नहीं थी। जो थोड़ा बहुत करती थी उसका भी भुगतान करती नहीं थी। और हम जनहित में इनके द्वारा छोड़े गए दायित्वों का भुगतान करते हैं। तो अब समझ लीजिए कि हम अपने कराए कार्यों तथा घोषित कार्यों के लिए जो वित्तीय संसाधन इस डबल इंजन की सरकार में, ये तो हम जुटा ही लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भुगतान के संबंध में उठाए गए कुछ बिंदुओं की वास्तविक स्थिति भी बताना चाहूंगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान गत सरकार में जहां 3 और 4 माह विलंब से होता था, वहीं हमने इस देरी में कमी लाकर आज स्थिति कर ली है कि माह दिसंबर में पेड इन जनवरी का भुगतान हो चुका है तथा माह फरवरी 2025 का भुगतान प्रारंभ कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्यगणों को उनसे सीधी जुड़ी योजना एमएलए लैट की जानकारी भी दे दूं। जहां गत सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग 500 करोड़ रुपए इस योजना में जारी ही नहीं किए, वहीं हमारे द्वारा इस वर्ष 2024-25 में संपूर्ण 1000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एमएलए लैट योजना की प्रगति से अवगत भी कराना चाहूँगा। 5 वर्षों में किसी प्रकार का इन्होंने नहीं किया। एक वर्ष 2022-23 में अधिकतम 458 करोड़ रुपए के व्यय के साथ अधिकतम 11,975 वर्ष 2019-20 के कार्य ही पूर्ण किए गए। वहीं हमारी सरकार द्वारा जनवरी 2024 से अब तक 1,270 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 29,361 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इनसे 3 गुने काम। साथ ही इन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने में जहां कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में औसतन 76 दिन का समय लग रहा था, वहीं हमारी सरकार में औसत दिन 31 हो गया है दिन का समय लग रहा है। 16वीं विधानसभा में इस योजना अंतर्गत प्राप्त कुल अवशंसाओं में से 9,985 91% कार्य स्वीकृति जारी की जा चुकी है। माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही एमएलए लैट के अतिरिक्त प्रति विधानसभा बिना किसी भेदभाव के, माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएलए लैट तो दिया ही है लेकिन बिना किसी भेदभाव के। अब ये कहते हैं कि साहब भेदभाव। 5 करोड़ रुपए सड़क निर्माण, ये अब का नहीं है, ये आते ही था। 3 करोड़ रुपए अन्य आधारभूत संरचना के लिए, अब ये गिनते जाएंगे कितना हुआ है। 10 करोड़ रुपए पुनः सड़कों हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए इस बजट में दिया है। इस प्रकार 5 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र के स्थान पर 23 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो 4 गुना होता है। कहाँ है हरिमोहन जी? अरे हरिमोहन जी, आप ये तो बताओ, आप इतने समय से सदन में हैं, कभी एक वर्ष में एमएलए लैट में 23 करोड़ रुपए मिला है क्या? कभी मिला है क्या 23 करोड़ रुपए? किसी को मिला है क्या भाई? अरे आपको अरे आपको किसने कहा? अरे सुनिए, बैठिए, सुनिए, वो भी आ रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं, दिया है ना, आगे आ रहा हूं। 1 मिनट, ये जो दिया है ना, यही नहीं मिला। यही बात मैंने कही है। कौन सा? ये जो आप लोगों ने जो घोषणा की है ना, जो हमको कह रहे हो एमएलए में दे दिया, हमसे प्रस्ताव ही नहीं लिए गए। जो आ रहे हुए ना, उनसे प्रस्ताव ले लेके एमएलए लड़का नहीं है हमारा। वही तो बात कह रहा हूं। देखिए, अरे मुख्यमंत्री जी, अरे देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर देता। अरे भाई, बोल रहे हैं, अरे अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं। अगर आप सदन की आज्ञा होगी तो मैं जाऊंगा इनके घर लेने के लिए। मैं अगर ये कहेंगे कि प्रस्ताव, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी कहना चाहता हूं, जितने प्रस्ताव 100 लगभग 26 विधानसभाओं के प्रस्ताव आ गए, उनको पैसा जारी हो गया। इसमें 3 करोड़ रुपए जो दिया है, उसमें 91 विधानसभाओं के प्रस्ताव आ गए जिनका पैसा हमने दे दिया। अगर आपका प्रस्ताव लेने के लिए अगर आप भेजोगे नहीं हमें प्रस्ताव, तो वो कैसे आएंगे? प्रस्ताव आप भेजिए और लीजिए, नहीं भेजिए। अरे श्रीमान जी, अमीन खान जी, देखिए, ये क्या है? हाकिम अली, नो, ऐसा है। ये अब आप ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूं ना। इंदिरा,
मैं पूर्व में भी माननीय राज्यपाल के भाषण के बहस में जवाब सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत सरकार राज्य वित्त आयोग की, ये मैं कह रहा हूं 23 करोड़। आप प्रस्ताव तो आपको भिजवाने, मेरे को घर लेने जाना है क्या? आप भिजवाइए, लीजिए। किसने मना किया? कहां भिजवा जवाब में लड़के? कलेक्टर को भिजवाइए। बैठो, अरे बैठो। प्रस्ताव दीजिए। अरे कह रहा हूं, बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। अब तो मेज थपथपा दीजिए, अब तो मेज थपथपा दीजिए। हरिभोज जी अभी, हरिभोज जी हाथ कर रहे हैं, मेज भी थपथपाइए अभी। हाँ देखिए, माननीय संसदीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी देखिए वो रतन देवासी जी को वो पहुंच गए। श्रीमान अरे सरवण जी, मैं आपकी पीड़ा को जानता हूं, क्योंकि आपके पास पहुंच गए, रतन जी के पास पहुंच गए, इसलिए आप जोर जोर से कह रहे हो आपके पास पहुंच गए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 130 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। अब भी ताली बजाने में जोर पड़ रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस के जवाब में सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत कांग्रेस सरकार राज्य वित्त आयोग की राशि रुपए 2180 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई थी। आप देख लेना कितना हो रहा है। हमने उक्त देनदारी 2180 करोड़ रुपए सहित 4000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हमारी सरकार आने के बाद पंचायत राज संस्थाओं को जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार बार प्रतिपक्ष को आना दिखा रहे हैं, किंतु यह है कि अपने गरेबान में झांकते तक नहीं, अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं। अरे देख तो लो भाई, ये आप वहां पूछ करके तो देखो, आपका पैसा वहां पहुंच गया, आप प्रस्ताव नहीं देंगे तो आपके घर तोड़ी लेने आएगा। लगता है अपनी कमी नहीं देखना, दूसरों पर बिना तथ्य के अनर्गल टिप्पणी करना कांग्रेस के कल्चर का ही अभिन्न अंग बन गया है। सबको याद होगा कि अभी हाल ही में इनकी एक प्रमुख, अभी देखा होगा आपने, अभी हाल में इनकी एक प्रमुख सदस्य द्वारा देश के क्रिकेट टीम के कप्तान एवं अद्वितीय खिलाड़ी को भी नहीं बख्शा गया। इस तरह की टिप्पणी की गई थी। मान्यता नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान अनेक बार केंद्र सरकार के संबंध में भी अपनी अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ केंद्रीय बजट, केंद्रीय करों पर राज्य के हिस्से के बारे में बात की, किंतु कोविड जैसी महामारी के समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभालने के साथ साथ मानवता की दृष्टि से 100 से अधिक देशों को भी सहायता उपलब्ध कराई थी, 100 से ज्यादा देशों को सहायता उपलब्ध कराई थी। उस कालखंड की भी विपक्ष की माननीय सदस्यों ने तारीफ करना तो दूर, उसकी आलोचना ही कर डाली। यदि हम प्रदेश के गत 5 बजटों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे केंद्रीय करों में हिस्सा राशि हो, केंद्रीय सहायता हो, विशेष पूंजीगत सहायता योजना हो अथवा ऋण लेने की सीमा हो, केंद्र सरकार ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी विपक्षी साथी जब सत्ता में थे तो अपनी कमियां केंद्र पर डालने की इनकी आदत सी बन गई थी, जो आज तक भी जारी है। इन पर तो कहावत सटीक बैठती है कि नाच ना जाने। मैं एक दिन कह रहा था, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने उस दिन भी कहा, मैं उसको भी दोहराना चाहता हूं। मैं सरपंचों के कार्यक्रम में गया, इनको मेरी सरपंची से वो आगे आ रहा है विषय,
बड़ी वो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की डबल इंजन सरकार से अत्यधिक दिलचस्पी को देखते हुए मैं आपके माध्यम से इनकी सरकार तथा हमारी डबल इंजन की सरकार के अंतर को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब थी उनकी सरकार, चारों ओर थी लूट मारी, त्राई त्राई करती जनता, हर तरफ थी लाचारी। ऐसे में जनता ने जब दी हमको जिम्मेदारी, आई डबल इंजन की सरकार हमारी। हुआ आशा का संचार, जगी उम्मीदें ढेर सारी, मजबूत अर्थव्यवस्था खुशहाली की हमने की तैयारी। ऐसी डबल इंजन की सरकार। थे अपराधी बेकाबू, कानून व्यवस्था भी हारी हारी, अपराध नियंत्रण से शांति व्यवस्था हमने सुधारी। भर्ती दागदार की आपने, अटकी युवाओं की नौकरी सारी। थाम हाथ युवाओं का हमने, की हर वर्ष रोजगार की तैयारी। ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारी। कोरी घोषणाओं के ढोल पीट पीट बनाया जनता को बेचारी। कोरी घोषणाओं के ढोल पीट पीट बनाया जनता को बेचारी। करना था जब काम, कर रहे थे होटल में ऐश की सवारी। आंसू पोंछ मजदूर किसान के, दशा उनकी हमने सुधारी। आंसू पोंछ मजदूर किसान के, दशा उनकी हमने सुधारी। बिजली पानी सड़क सुविधा से हमने आज तस्वीर संवारी। हाँ, ऐसी है डबल इंजन की सरकार हमारी। करना था करने ना थे वो काम कर, करने ना थे वो काम कर। प्रदेश की सूरत आपने बिगाड़ी, भ्रष्टाचार की कर सवारी, किया खाली खजाना सरकारी। केंद्र के सहयोग से हटाई दूर हमने लाचारी। बार बार कहते हैं केंद्र क्यों जाते हैं? अरे केंद्र से कुछ लेके आते हैं, दिल्ली इसलिए जाते हैं। दिल्ली के नजदीक से उनके दिल पे चली कटारी। ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारी। बेपटरी की अर्थव्यवस्था, जेब कट रही थी भारी भारी। राइजिंग राजस्थान से अब विकसित प्रदेश की तैयारी। हरित विकास से करनी है सुरक्षा पीढ़ियों की हमारी। गांव खिले शहर खिले, आएगी हर चेहरे पे मुस्कान की बारी। ऐसी है डबल इंजन की सरकार हमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष आंकड़ों एवं तथ्यों के माध्यम से भी इनकी सरकार और हमारी सरकार, माननीय नेता प्रतिपक्ष डबल इंजन वाली सरकार की हमारे गांव इनका टारी कांग्रेस बेचारी मुख्यमंत्री, हमारे गांव इनका टारी। मैं माननीय अध्यक्ष जी कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं और माननीय मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से 2023 और 24 के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकल संयंत्रों स्थापना हेतु हेक्टर में है 66,149 आपने किया। हमने 1,05,101 यानी कि 50% अधिक। कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना संख्या इनकी 92 और हमारी 412 है, 4 गुना से अधिक। सहकारी समितियों में नए गोदामों का निर्माण संख्या 2023 में 0, 2024 में 212। अब इसकी तो प्रतिशत भी क्या निकालूं मैं। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि 259 मेगावाट और 1,689 6 गुना, 1,689 6 गुना।
गौशालाओं को सहायता करोड़ों में 733 करोड़, 1233 करोड़ हमारे, 1233 करोड़, 65% अधिक। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME की स्थापना से पूंजी विनियोजन करोड़ में 3219 करोड़ 23 में, और हमारे 24 में 11,500 करोड़, 35 गुना अधिक। विभिन्न श्रेणी अस्पतालों का निर्माण संख्या आपके समय में 2023 में 160, हमारे में 260, 1.5 गुना अधिक। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जल संचय योजना के अंतर्गत राशि करोड़ों में 103 करोड़ रुपए 2023, 2024 में 915 करोड़, 9 गुना अधिक। केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित राशि करोड़ों में, इनके समय 2023 में 1,498 करोड़, और अभी हमारे 2024 में 4,719 करोड़, यानी कि 3 गुना अधिक। ग्रामीण क्षेत्र में ODA प्लस गांव संख्या 1,096 और 38,415, 35 गुना। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण उन्नयन नवीनीकरण किलोमीटर 916 2023 और 2,596, 2.5 गुना से अधिक। निस्तारण किए गए राजस्व प्रकरण 1 लाख और हमारे 2 लाख से ऊपर, 2 गुना। रोडवेज के निगम बेड़े में हेतु खरीदी गई बसें संख्या 2023-0510। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इनको और कितने आंकड़े गिनाऊं, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि हम जनहित के विषय पर हर चुनौती और मुश्किलों का सामना करते हुए खुशहाल राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस संदर्भ में मैं प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी कृति रश्मि रथी की चुनौतियों का डटकर सामने करने की प्रेरणा देने वाली पंक्तियों का स्मरण करना चाहता हूँ। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न घेते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर आने से पूर्व में प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ विषयवार बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के उद्देश्य के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू कर रही है। हम विद्यार्थियों के हित को देखते हुए जहां विद्यालयों की स्थिति में लगातार सुधार कर रहे हैं, वहीं आवश्यकता अनुसार संसाधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी सरकार द्वारा 85 विद्यालयों का उच्च स्तर पर अपग्रेडेशन किया गया है, 50 नए विद्यालय खोले गए हैं, 415 करोड़ रुपए व्यय कर अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण कार्य हाथ में लिए गए हैं तथा 21,299 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में 68,369 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, जो कि इनकी सरकार के प्रथम वर्ष 2019-20 किए गए व्यय से 34,291 करोड़ रुपए से लगभग 2 गुना है। चिकित्सा स्वास्थ्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट सत्र के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में चर्चा में भाग न लेकर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। क्या ऐसे जनहित के प्रति सच्ची चिंता व सुधार करने की इच्छा माना जा सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कि देखिए, जिस तरह से आप अपनी बात सदन के अंदर कह सकते हैं, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आने के लिए कहें, ये ठीक नहीं है। जहां एक और विपक्ष ऐसे दिखावे का सहारा लेकर मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहा है, वही हम जनहित में बिना रुके बिना थके सतत प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य का मूल्यांकन
रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस 2024 के विश्लेषण से ही हो जाता है कि इसके अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर सभी राज्यों का औसत जहां मात्र 6.13% है तथा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी वर्ष 2019-20 में वर्ष 2023-24 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कुल व्यय का औसत 6.78% ही रहा। वहीं हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर व्यय हेतु वर्ष 2024-25 में 27,660 करोड़ रुपए तथा वर्ष 25-26 में 31,888 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो कुल प्रावधान का क्रमशः 8.26% एवं 8.40% है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 एवं वित्त आयोग की अनुशंसा द्वारा निर्धारित बेंचमार्क 8% से अधिक है। हमारे द्वारा चिकित्सा संबंधी विभिन्न योजनाओं को आवश्यक सुधार के साथ संचालित करने के फलस्वरूप जहां कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में स्वास्थ्य बीमा योजना में 30,51,000 लोगों का इलाज हुआ, वहीं यह संख्या हमारे कार्यकाल में 20% बढ़कर 36,27,000 हो गई। आरजीएच के माध्यम से भी हमारे समय लाभान्वित सरकारी कार्मिक पेंशनर की संख्या 6.72% से बढ़कर 13,12,844 हो गई। इसके साथ ही आरजीएचएस फैमिली मेंबर्स की संख्या में 2,16,912 की बढ़ोतरी भी हुई है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाने की दृष्टि से हमने बच्चों एवं बुजुर्गों से संबंधित विशेष पैकेज जोड़ने के साथ साथ प्रदेश के बाहर भी इलाज की सुविधा व्यवस्था अब कर दी है। फिर भी आप लोग जाने क्या क्या राग अलापते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर चर्चा करते हुए पता नहीं ये संयोग है कि जब भी मैं सदन में मेरी बात रखता हूं तो कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। आने वाले माननीय सदस्य द्वारा इस हेतु बजट कम रखने की बात की। इसके साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा भ्रष्टाचार, बजरी माफिया, फोन टेपिंग, अपराध की स्थिति के संबंध में बड़ी बड़ी बातें कर अपने को, जैसे वो होता है ना पानी में बैठ जाता है, वो क्या होता है सफेद, पानी में बैठ के वो पार्ट देखता है, सोचता है क्या है। आपने उन सारी बातों को उसकी तरह भुला दिया है। वाले उस उगला भगत वाले चरित्र को उजागर करने का काम किया। ये तो सर्वविदित है कि पेपर लीक किसके समय हुए। मैं राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि पेपर लीक किसके समय हुए। बजरी की लीद के संबंध में गलत निर्णय किसने लिए और किसके घर पर लिखा गया कि उसने खूब खाया और कौन तख्ती लगा के आया, किसने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, ये सारी चीजें। फोन टेपिंग को लेकर किसके समय होटलों में सरकार बैठी रही, जरा ये तो बताओ। किसको नक्कम्मा, नकारा और क्या क्या शब्द बोले, ये भी था। किस समय क्षेत्र में, किसके समय क्षेत्र में मिनी सीएम घूम घूम कर भ्रष्टाचार फैलाते थे, सबको पता है। रिफाइनरी जैसी परियोजना का काम में टांग अड़ाने के लिए कौन कौन अपना दबदबा वहां दिखा रहे थे, हैं? और उनको जो एक बात और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो उस समय के सीएम थे वो अब भी वही जा रहे हैं। उनका बजरी माफिया, खनन माफिया वही हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी चिंता मत करिए, अब वो नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। जेजेएम
तथा चिकित्सा विभाग की गत सरकार के समय कार्यप्रणाली किसने हमारे पास बात कर रहे थे जेजेएम की, आपने इतना काम किया, हमने कितना काम किया, आपने कितना काम किया पूरा पता है, राजस्थान की जनता जानती है। 2023 तक काम पूरा होना था, पूरा काम होना था। अगर आप पूरा काम करके चले जाते तो हमको तो काम पूरा मिलता। हमने तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया था कि ये जेजेएम का काम 2028 तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे राजस्थान की जिस तरह से गत सरकार ने दुर्गति की है, हमने तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निवेदन किया और उन्होंने हमारे निवेदन पर हमारी बात स्वीकार करते हुए 2028 तक बढ़ाया। इसलिए हमारे क्षेत्र में काम हो जाएंगे। पूरे देश में ही बढ़ेगा, पूरे देश में ही बढ़ेगा। अरे एक राज्य में थोड़ी, हम आपकी तरह नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 2008 से 13 तक, और यूपी उसमें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजनीति से पता पड़ता है कि इनके विचार और इनकी राजनीति क्या चाहती है। जब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने उन सरकारों को, जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी 2008 से और 13 के बीच में, इन्होंने उन सरकारों के सिलेंडर के पैसे नहीं घटाए थे, और जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां सिलेंडर के पैसे घटाए थे। ये हम नहीं करते। हम सबको समान भाव से देखते हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी राज्य की सरकार हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा है कि हमारी सरकार देश के लिए काम करती है, प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए काम करती है। इसलिए हमने जब निवेदन किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेजेएम को 2028 तक पूरे देश में बढ़ाने का काम किया। चिकित्सा विभाग की गत सरकार के समय कार्यप्रणाली किसे नहीं पता है, किसी ने नहीं देखा। बीच में बहाना बना करके प्रभारी के रूप में अचानक से सरकार दिया। ये राजस्थान की जनता देख नहीं रही थी कि अचानक से सरकार दिया चिकित्सा मंत्री को प्रभारी के बहाने कि जाइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि ये अपनी ओर जरा देखें कि हम किस तरह से हमारी गत की सरकार ने काम किया है। अध्यापकों के सम्मेलन में ट्रांसफर इंडस्ट्री की पोल किसके समय खुली पता नहीं है। ये मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, किसी के सामने एक उंगली करने से 4 उंगली अपनी तरफ होती हैं। जरा विचार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर यही नहीं होती तो राजस्थान की जनता आपको वहां और हमको यहां नहीं बैठाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय पुलिस विभाग का औसत बजट 7,650 करोड़ रुपए वार्षिक रहा था, वहीं हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दृष्टि से इसमें 50% की वृद्धि करते हुए इसे 11,500 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है। हमारे द्वारा 6,500 पदों पर भर्ती, 250 कायलिका पेट्रोलिंग टीम, 3 महिला पुलिस बटालियन की स्थापना तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन जैसे कदम उठाए हैं। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रदेश के अपराध बढ़ने के संबंध में टिप्पणी की थी। साथ ही कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्यों को अब महिलाओं की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इनके लिए तो मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि वो यहां नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन
वो होते जब ही कहता, क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष जी सदन में कोई नहीं होते हैं, तो अगर कोई विषय होता है तो मैं जिक्र नहीं करता। जो सदस्य सदन में नहीं है उनके बारे में बात नहीं करूंगा। आपकी महिलाओं के प्रति भावनाओं से सब परिचित हैं, है कि नहीं है? महिलाओं कह रहा हूं सर। विपक्ष के द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं के क्रम में मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि गत सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में महिला अत्याचार के प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। अब मैं इनको बता देता हूँ, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बता रहे थे, इनको पूरा गणित बताना आवश्यक है। दुष्कर्म के साथ हत्या मामले में 7.32% 7 से अधिक कमी हुई है। दहेज और मृत्यु मामलों में 6% से अधिक की कमी हुई है। मैं जल्दी बोल रहा हूं। दुष्कर्म और बालिका मामलों में लगभग 3% की कमी हुई है। दहेज उत्पीड़न मामलों में लगभग 23% की कमी हुई है। छेड़छाड़ मामलों में 8.5% की कमी हुई है। इस प्रकार हमारे शासनकाल के प्रथम वर्ष में महिला अत्याचार के मामले में कुल 10.5% से अधिक की कमी आई है। ये मैं माननीय को अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको राम के नाम से भी बड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं राम जल सेतु परियोजना, अरे कहाँ है रामकेश जी? मैं देख रहा था किधर है। राम जल सेतु परियोजना, चलो ठीक है मान लिया, चलो आपने सच स्वीकार किया, हमने मान लिया ना, क्यों चिंता करते हो? आपको तो दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि आपके नाम के आगे राम है। और उनके नाम इसीलिए तो वो दोनों बोल रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां राम जल सेतु परियोजना हमारी है, माननीय जहां हमारे द्वारा प्रदेश को सतत जल संकट से उबारने के लिए राम जल सेतु परियोजना, यमुना जल समझौता एवं स्टेट वाटर ग्रिड का निर्माण कर प्रयास किए जा रहे हैं। वही विपक्ष द्वारा, अरे मनोज जी तसल्ली तो रखो, आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनसे पूछो, हैं? पड़ोसियों को पूछो, ये कितने दिन से काम कर रहे थे, ये कितने दिन से जनता को कह रहे थे। मैं बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं आपके पास, ये कितने दिन से कह रहे थे। इन्होंने तो कई चुनाव इस बात पे जीते हैं कि वहां जाकर के चुनाव से 3 महीने पहले पत्थर लगाते थे कि हम इधर से हरियाणा की तरफ से यमुना का पानी ला रहे हैं। इस पर चुनाव जीते हैं। 70 साल में क्या किया? यही किया। माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि स्टेट वाटर ग्रिड का निर्माण कर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष द्वारा एमओयू की जानकारी तथा बजटीय प्रावधानों को भ्रामक संख्या से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के साथियों को प्रदेश की जनता की समझ पर विश्वास ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह जनता है, सब जानती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, मैं हमेशा जनप्रतिनिधि के लिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी अगर बात का, मेरी बात का, अगर किसी सदस्य की बात का भरोसा नहीं है तो भले हम जीत करके आ जाएं, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी जनता के बीच में नहीं बनती है। क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधियों को जनता में जवाबदेही नहीं हो और जनता में इस बात की पहचान नहीं हो कि आपसे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो जनता के हित का है, जनता के काम करने का है, ये जनता को विश्वास होना चाहिए, ये जनता के मन में यह भाव आना चाहिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जनता जानती है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती। हां, एक बात है, झूठ जल्दी चल सकती है लेकिन जल्दी बुझ जाती है। सच धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है।
इसमें आपको, हम सभी को ये अंतर समझना होगा। ये सदन में हमको इसलिए नहीं भेजा है कि हम बस आरोप प्रत्यारोप लगाते चलें और हमारी बात को इत्सिरी करते चलें। हमें जनता के बीच में रहते हुए जनता के कामों को ध्यान दिलाना होगा, उनके जिन वायदों को हम करके आए हैं। क्योंकि ये स्थिति होती है कि आदमी से जब बात करते हैं तो उससे कुछ भी हाँ करा लीजिए, कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहता है। हमने जो जनता से जो वायदा किए, हम एक एक वादे को जनता को बार बार ध्यान दिलाते हैं और आपके माध्यम से मैं बार बार इसको रिपीट भी करता हूं, जनसभा के अंदर भी करता हूं और सदन के अंदर भी करता हूं कि जो हमने संकल्प पत्र लिया है हम उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। हमने ईआरसीबी कॉरपोरेशन को बृहद रूप देते हुए स्टेट वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन बनाने का भी निर्णय लिया हमारे द्वारा। जहां एक और कॉरपोरेशन के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं, वहीं केंद्र का भी योजनाओं की क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये तो समझ में आना चाहिए कि यदि हम वेबसाइट पर सबके देखने के लिए MOA अपलोड कर सकते हैं तो इससे किसी से छुपाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब हम वहां अपलोड कर सकते हैं, वहां तो सब लोग देख रहे हैं, तो हम कहां छुपाएंगे इसको? इसका तो प्रश्न नहीं लगता। 17 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वयं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ करने से विपक्ष पूरी तरह से हताश और बौखला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारे द्वारा केंद्र और हरियाणा सरकार के सहयोग से हथनी कुंड बैराज से यमुना जल राजस्थान के प्रयास भी अब रंग लाने लगे हैं। और मैं शेखावाटी क्षेत्र के, अभी मनोज जी कह रहे थे तो मैं यही कहना चाह रहा था, मैं पेपर भी लेकर आया, अगर इसकी कॉपी अरे सुन तो लो श्रवण जी, सब होगा। सुनिए अरे भाई, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य तो अच्छा होगा। अरे इनको ऐसा लग रहा है यमुना से सीधा नल इनके यहाँ पहुंच जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय, ये रंगों का त्योहार है, होली है, और मैं शेखावाटी के रंगों की बौछार भी मैं साथ में दे रहा हूं। और वो मैं ये दे रहा हूं कि दिनांक 5 मार्च को, अभी 5 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त DPR तैयार करने हेतु टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और वो ये पेपर मेरे पास है। मैं ये हुआ है वो आ रहा हूं ना, हाँ आ रहा हूं ना, वही तो कह रहा हूं। ये अभी आपने क्वेश्चन उठाया था, मेरे प्रतिपक्ष के नेता ने क्वेश्चन उठाया था, सदस्य ने हमारे ने, कि आपने कहा वो टास्क फोर्स नहीं बनी। अरे भाई, क्या है कि आप तो एक जगह हो, आप 2 जगह, कर्नाटक मान लीजिए और हिमाचल मान लीजिए, हाँ तेलंगाना मिली जुली है, लेकिन अब हमारे तो कहीं ना कहीं पूरे देश में है, तो कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो हमारे वो चुनाव चल रहे थे दिल्ली के, आपको ये पड़ रहा था कि टास्क फोर्स नहीं बनी। अरे भाई तसल्ली करो, बड़ी पार्टी है, काम होगा, तसल्ली से होगा, क्यों नहीं होगा। और अब तैयार हो गई, 4 महीने में, आपने कहा 4 महीने में DPR बन जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो? और उसमें भी कहीं ना कहीं तोहफा आएगा इस महती। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं कि आप 2 जगह हो, हम पूरे देश में हैं, हम पूरे देश में लगे हुए हैं। हम भी बिजी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा में बिजी थे, तो धीरे धीरे होता है। हमने कहा हो गया, अरे मनोज जी और कहाँ है बुढ़ानिया जी, पारिक जी, पहले कहा था, चलो बजा दीजिए। अवसर लाने के लिए, बोलने के लिए धन्यवाद है। चलिए, मैं सदन को देश के महान, उनको करो, मैं
मैं सदन को देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की एक कथन की याद दिलाना चाहता हूं। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी विकास के मांगों पर चर्चा के दौरान में बार बार आ जाते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र का काम उन पर ही ज़्यादा रहा था। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सुन रहा था। इनके द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का जवाब तो खैर मेरे साथी हमारे शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री दे चुके, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिया। किंतु माननीय सदस्य जिस प्रकार जोर जोर से अपनी कमियों छुपाने की दृष्टि से बोल रहे थे, उससे मुझे बहुत ही अचरज हुआ। मैं मात्र उदाहरण स्वरूप उनके समय की कार्यप्रणाली उजागर करने वाले एक काम का जिक्र करना चाहूँगा। सदन को जानकर आश्चर्य होगा, मैं फोटो भी लाया हूँ, उसका फोटो लाया हूँ। ये मेरे भीलवाड़ा के माननीय सदस्य आए होंगे, और उधर तो भीलवाड़ा का कोई है ही नहीं, इधर ही है। हाँ, उधर ही है हमारे इधर ही हैं। उधर नहीं है ना भीलवाड़ा में, इसलिए कह रहा हूँ उधर ही है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर में एक ऐसा हाई लेवल ब्रिज इनके समय निर्मित किया गया जिसकी ओर कोई अप्रोच सड़क है ही नहीं, और इस पर क्यों 34 करोड़ रुपए खर्च किए ये तो यही जाने। और वो कैसा है कि एक तरफ से चला गया और बीच में रुक गया, आगे ना जमीन है ना रोड है ना जमीन एक्वायर की है। अरे भाई, आपको किससे दुश्मनी है जो ऊपर चढ़ करके वो नीचे गिरे? ये जरा मैं उनसे पूछता, लेकिन वो है ही नहीं। किनसे दुश्मनी है? वो कौन सा पॉइंट उसको बनाना चाहते हैं? क्या स्थिति हो रही है इस पर नहीं कहते हैं वो। तो मैं आपके सामने नमूना दिया है। अगर कभी आप में से भी कभी भीलवाड़ा जाने का मौका लगे, नहीं तो मेरे भीलवाड़ा के साथी हैं काफी बड़ी संख्या में, उनसे पूछ लीजिएगा, इनसे पूछ लीजिएगा और जाइए और पूछिए उनसे कैसा बनाया है। मैं गत सरकार के ऐसे अनूठे कार्यों की लिस्ट अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था। साथ रेडियो पर फूले बिसरे गीत कार्यक्रम भी चल रहे थे। अजीब संयोग है कि उसी समय जो गाना बज रहा था उसके बोल थे, चाहे दिन हो चाहे रहना, बस नोट गिनते रहना। और आगे गाने की है। अरे आगे के मैंने, अब आप समझदार हैं, आगे मैंने क्यों नहीं गाया? आगे मचाए शोर, उसको क्यों कहना चाहते हो? पता नहीं रेडियो को कैसे पता चल गया कि ज्यादा शोर कौन मचाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना जोर देकर माननीय सदस्य हमारी सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि उनके समय के कार्यों की जांच करवाई जाए, तो मुझे, क्योंकि बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, तो इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैं उच्च स्तरीय समिति गठित कर ऐसे समस्त कार्यों की जांच कराने की घोषणा करता हूं। क्योंकि सीनियर सदस्य हैं, अच्छे सदस्य हैं, अनुभवी सदस्य हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी उनकी मांग आई है, तो मैंने उनकी मांग मानते हुए मैंने उसकी घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तुत बजट की और प्रशंसा हो रही है। आम जन के साथ साथ प्रबुद्ध जन, निवेशकों को, प्रवासी, राजस्थानी, यो सभी ने बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। इसी से चिंतित हो तथा अपनी खींच प्रकट करने के लिए प्रतिपक्ष के द्वारा मात्र अनर्गल टिप्पणियां व अधूरे आंकड़ों की दुहाई दी जा रही है। मैं माननीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से इस बजट विनियोग विधेयक के कुछ प्रमुख तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। बजट का कुल आकार
बजट का कुल आकार 5,37,069 करोड़ रुपए का है, जो कि वर्ष 2024-25 की तुलना में 8.40% अधिक है। गत सरकार के अंतिम वर्ष से 37.41% अधिक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वेज एंड मीन्स को हटाते हुए वास्तविक व्यय के लिए वर्ष 2025-26 हेतु 4,17,069 करोड़ रुपए का प्रावधान उपलब्ध होगा। आधारभूत संरचना के निर्माण तथा प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से पूंजीगत व्यय हेतु 53,686 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। यह वर्ष 2023-24 के व्यय से 2 गुना से अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में औसतन पूंजीगत व्यय जीएसडीपी का मात्र 1.64% ही था, वहीं हमारी पूर्ववर्ती एवं वर्तमान सरकार द्वारा यह औसत लगभग 2.5% रखा जा रहा है। राजकोषीय घाटा FRBM एक्ट की अनुमत सीमा में 4.25% अनुमानित किया गया है, जो कि कांग्रेस की गत सरकार के औसत 4.34% से कम है। हमारे द्वारा प्रदेश के बजट में ऋण भार पर नियंत्रण करते हुए डेट जीएसडीपी रेशियो मात्र 36.50% प्रभावित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऋण के संबंध में जोर जोर से बोलने वाले विपक्ष की गत सरकार के समय यह प्रतिशत 37.83 रह गया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वृद्धि से कहीं अधिक 11.04% वृद्धि के साथ यह 1,85,053 रुपये वार्षिक होना संभावित है। कृषि बजट में 14.67% वृद्धि करने के साथ ही प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट 27,854 करोड़ रुपए का दिया जा रहा है। आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य सहित प्रतिपक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी व्यय पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। आश्चर्य है मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को आप सुन रहे हैं, वो संबोधन दे रहे हैं। इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला उन्होंने किया। टीकाराम जूली ने कहा कि हमारे अनुमोदन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भिजवाइए और ले जाइए। भारत के संविधान निर्माता को किसने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया था? यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, उनको टिकट भी नहीं दिया और चुनाव में भी हराने की पूरी तरह से करके उनको चुनाव में हराया गया था, ये नहीं भूले। वहीं दूसरी ओर उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए हमारी केंद्र की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से अलंकृत करने का निर्णय लिया। प्रदेश में भी SC/ST कल्याण हेतु हमारे द्वारा जिनकी जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 44,230 करोड़ रुपए, 33,983 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। साथ ही SC/ST फंड के अंतर्गत भी संपूर्ण राशि की स्वीकृतियां जारी कर आगामी वर्ष के लिए फंड में वृद्धि की जाकर 1,750 करोड़ रुपए और 1,750 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। दोनों में 1,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में हमारे द्वारा जहां एक और कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया,
वह आमजन को राहत दी गई। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। इस प्रकार जनहित में हमने एक तीर से 2 लक्ष्य साधने का कार्य किया है। मैं सदन के समक्ष वित्त विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहूँगा। आमजन को स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी गई है। उद्यमियों तथा आमजन के लिए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत एमएनएसटी योजना लाई गई है। नवीन वैट अधिनियम प्रस्तावित कर उद्यमियों तथा निवेशकों को सहूलियत प्रदान करने के साथ ही टैक्स एफिशिएंसी भी बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे द्वारा किए गए एफिशिएंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां कर एवं गैर कर राजस्व वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 50% वृद्धि के साथ 1,69,627 करोड़ रुपए होनी अनुमानित है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में भी दंड व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था की स्थापना हेतु नियमों व कानूनों में क्रिमिनलाइज करने बाबत प्रस्ताव रखे गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे सरपंचों के सम्मेलन में भाग लेने के संबंध पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं अपने आप को सरपंच ही मानने लगता हूं। मैं जब सरपंचों के कार्यक्रम में पहुंच जाता हूं तो मैं अपने आप को सरपंच ही मानने लगता हूं। आपने एक बात और कही थी कि आपने सरपंचों के सम्मेलन में कहा पैसा उड़ता है। मैंने ये कहा कि पैसा उड़ता है, पकड़ने वाला चाहिए। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं। आज भी आपके पास योजनाएं, कार्यक्रम है, नीति है। आज भी मैं कह सकता हूं कि पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए। और इसी पकड़ने में हम राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिलाया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको सपना पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो हम कर रहे हैं। मुझे ये नहीं कर मुख्यमंत्री जैसा आचरण करना चाहिए। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं एक आम आदमी और जनसेवक ही बना रहना चाहता हूं। सभी की प्रेरणा स्रोत श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय के 19वें श्लोक का मैं स्मरण करना चाहूंगा। अरे आप भी पढ़ना जाके। तस्मात् सक्तम सतत कार्य कर्म समाचार असक्तो है आर्यन कर्म परमानोति पुरुष है। अर्थात आसक्ति का परित्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल की आसक्ति के बिना कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भागवत गीता में ये 19वें श्लोक का स्मरण करना मैंने इसीलिए किया है कि आसक्त का परित्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल की आसक्ति किए बिना कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैं और मेरे सभी साथी इसी भावना के साथ बिना स्वार्थ के निष्काम कर्म कर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं कुछ इसी का इंतजार कर रहे हैं।